हेलो दोस्तों, मैं अंकित कुमार अंकित स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और एग्ज़ाम का ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं आपको वर्णमाला बेसिक लेवल से हाई लेवल तक बताने वाला हूं, जो आपको सभी एग्ज़ाम में इससे प्रश्न पूछा जाता है। किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, या क्लास 9th में हो या 10th में हो या अन्य किसी क्लास में पढ़ रहे हो या कम्पिटिटिव में पढ़ रहे हो, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको आता है। यह पार्ट दो पार्ट में यह वीडियो बनेगी, 2 से या 3 वीडियो भी इसका हो सकता है, जो आपको हाई लेवल से बहुत उच्च लेवल तक पढ़ाई इसमें बताया जाएगा। जो आज मैं इस वीडियो में आज पहला पार्ट है, जो इसमें मैं आज बेसिक लेवल का सब प्रश्न बताऊंगा और थ्योरी भी इसमें साथ साथ आपको बतलाऊंगा वर्णमाला में। ठीक है, हम चलते हैं टॉपिक की ओर। आज पढ़ना है वर्णमाला, यानी इसका अंग्रेजी में बोलते हैं अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो वर्णमाला आखिर किसे कहते हैं, ये भी तो एक क्वेश्चन अपने आप में बनता है। यानी वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिनका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। यानी वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिनका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, उससे कौन सी कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे में या, ई, ए, का, चा, टा इत्यादि। ठीक है ना, तो ये का को ये आ लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये आ को हम क्या तोड़ सकते हैं, क्या बोले, वर्ण उस मूलध्वनि को बोलते हैं। मूलध्वनि यानी जो बोलते हैं, मूलध्वनि मतलब जहाँ से उसका उत्पत्ति हुआ है। मूलध्वनि यानी आवाज़, जिसको हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, वर्ण कहलाता है। तो क्या हम आ को तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं। जिसमें ई, तो ई को तोड़ सकते हैं, नहीं। तो ए को तोड़ सकते हैं, नहीं। जिसमें ये का लिखा हुआ, तो ये का और ये का दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है ना, ये का लिखा हुआ इसमें होता है का जोड़ आ होती है। ठीक है ना, ये जोड़ होती है, ये का जोड़ आ होती है। लेकिन ये का लिखा हुआ है, ये छोटा का लिखा हुआ है। कौन सा का लिखा हुआ है, ये छोटा का लिखा हुआ है, इसको तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन वास्तव में ये जो का लिखा हुआ है, इसको हम तोड़ सकते हैं, का जोड़ आ, इसको बोलते हैं का। इसको ये खंड या टुकड़ो इसका कर सकते हैं, ये का को कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये का के नहीं कर सकते हैं। इसमें हो गया चा, ये छोटा चा लिखा हुआ है, इससे चा। ठीक है ना, इससे लिखने में दिक्कत होती है। ठीक, इसलिए इसे ऐसे करके लिखा था, हलंत दिया था, इसको बोलते हैं हलंत। हलंत मतलब होता है आधा। ठीक है ना, किसी भी अक्षर को लिखने के लिए आधा उसको कहा जाता है। ठीक है, उसमें टा हो गया, जिसमें छा हो गया, जा हो गया इत्यादि भी शब्द हो सकता है। ये कहा जाता है वर्ण कहलाता है, जिसको हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको याद हुआ होगा। ठीक है, कि दूसरे नंबर सवाल की ओर चलते हैं। हिंदी में वर्ण कितने होते हैं, यानी हिंदी में वर्ण कितने होते हैं, तो हिंदी में वर्ण 52 होते हैं। कितने होते हैं, 52। ठीक है ना, 52 होते हैं। ठीक है, इसी बार तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। वर्णमाला किससे कहते हैं, यानी वर्णमाला यानी कहने का मतलब वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसको खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। ये हो गया वर्ण। आप पूछ रहे हैं माला किससे कहते हैं, यानी वर्णों का माला, यानी माला मतलब होता है समूह। जैसे में एक मोती है, ठीक है, एक मोती से क्या ये माला बन सकता है, नहीं ना। तो इसमें तरह तरह के 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसमें बहुत सारा मोतियों मिला करके अब एक माला तैयार किया जाता है। यानी कहने का मतलब है समूह में मोतियों को रखेंगे तो वो कैसी बनेगी, माला बनेगा। तो उसी प्रकार से होता है वर्णों को हम एक समूह में इकट्ठित करते हैं, यानी एक जगह रखते हैं, वो होता है वर्णमाला। यही है, वर्णों के क्रमशः उच्चारण समूह को उच्चारण करते हैं उसको समूह मतलब होता है इकट्ठा करना, यानी समूह में रहना। उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है ना, तो वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के क्रमशः उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में वर्ण, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा प्रकार का होता है, एक स्वर्ण वर्ण होता है, एक व्यंजन वर्ण होता है। ठीक है ना, कितने वर्ण होता है, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण होता है। तो अब हम पढ़ते हैं, बारी बारी से पढ़ेंगे कि स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है ना, 5वां नंबर सवाल की ओर चलते हैं। लिखा हुआ, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती हो,
यानी कहने का मतलब है वैसा वर्ण जिसको बोलने में किसी दूसरे वर्ण यानी किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती हो, उसे हम स्वर्ण वर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे में आ ई उ इत्यादि हो सकता है। ठीक है, ये कौन सा वर्ण हो गया? स्वर्ण वर्ण हो गया, यानी वैसा वर्ण जिससे बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती हो, उसे हम स्वर्ण वर्ण कहते हैं। ठीक है, स्वर्ण वर्ण कितने प्रकार कितने होते हैं, यानी ये भी सवाल एग्जाम में आपका पूछता है कि स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं। तो स्वर्ण वर्ण 13 होते हैं। कितना होता है? 13। तो कौन कौन होता है 13, ये भी आप देख लीजिए। आ ई उ री ए आई ओ एंड आ, ये कितना हो गया? 13 हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो आप लोग याद रखिएगा कि स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं? 13 होते हैं। ठीक है ना, लेकिन स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं? 13 होते हैं। और लेकिन स्वर्ण वर्ण कितने प्रकार के होते हैं वो भी आपको देखना है। देखिए लिखा हुआ है स्वर्ण वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? होते हैं 13, लेकिन इसका प्रकार मतलब होता है भेद इसका, या कितने इसका भेद में बांटा गया है। ठीक है ना, तो इसका स्वर्ण वर्ण 3 प्रकार के होता है। कौन कौन सा प्रकार है? पहला में देखिए ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। आप पढ़िए बारी बारी इसके। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं और संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। यहाँ से भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है बेसिक लेवल में। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? उच्चारण में कम समय लगे। क्या समय लगे? कौन सा समय लगे? कम समय लगे, उसे हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे में क्या क्या हो सकता है? एग्जाम्पल में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ह्रस्व स्वर है, ये पूछता है। आ ई उ री, ये कौन सा स्वर में आया? ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आया। ठीक है, अब दीर्घ स्वर में चलते हैं। उच्चारण में ज़्यादा समय लगे या दुगना समय लगे, उसे कौन सा स्वर कहते हैं? उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। तो उसमें आया कौन कौन? आ ई उ, यानी कहने का मतलब आ के बाद आ, देखो ज़्यादा समय लग रहा है ना, आ लग रहा है। फिर इसमें ई बहुत मतलब बोलने में कोई ज़्यादा समय लग रहा है। इसमें ऊ यानी बड़ा ऊ का मात्रा कह रहे हैं, इससे बोलने में ज़्यादा समय लग रहा है, इसे हम दीर्घ स्वर कहेंगे। और संयुक्त स्वर किससे कहते हैं? ठीक है, तो देखिए उच्चारण में तिगुना समय लगता है, उसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है ना, तो कौन कौन होता है? इसमें ए आई ओ औ, ये कौन सा स्वर हुआ? ये संयुक्त स्वर हुआ, यानी जिसे उच्चारण करने में कितना समय लगता हो? तिगुना समय लगता हो, उसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इस समझ में आया होगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ। व्यंजन वर्ण किससे कहते हैं? ठीक है, तो आप पढ़िए। वैसा वर्ण जिनकी उच्चारण स्वर्ण वर्ण की सहायता से की जाती हो, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी हम पहले स्वर्ण वर्ण पढ़ें, उसके बाद हम क्या पढ़ना है? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण उसे कहते हैं जो स्वर्ण वर्ण की सहायता से की जाती हो, यानी बोली जाती हो, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी स्वर्ण वर्ण हम पढ़ लिए हैं, आ ई वाला, उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। ठीक है, और व्यंजन वर्ण कैसे कहते हैं? जो स्वर्ण वर्ण की सहायता से, यानी आ ई की सहायता से हम जो बोलेंगे ना, वो क्या कहलाएंगे? व्यंजन वर्ण कहलाएंगे। जैसे में देखिए का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, टा, मा, था इत्यादि कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए मैं हम पढ़ रहे हैं, इसको हम लेते हैं। जिसमें का, जैसे में का के लिखें, ये का लिखें, इसको हम तोड़ेंगे कैसे? का जोड़ आ, टूट सकता है कि नहीं इसे? जिसमें का में आ गया ना, का मतलब ये हो गया। देखो का, ये देखो तो वर्ण बना गया कि नहीं? ये आ हो जाएगा स्वर्ण वर्ण। जैसे मिलेंगे, जैसे में लेते हैं घा लेते हैं, क्या लेते हैं? तो घा लेते हैं, तो घा को लेंगे तो घा जोड़ा होता है कि नहीं? ऐसे होगा, तो बोलेंगे घा, यानी इसमें आ की मात्रा आ रहा है। फिर इसमें लेंगे छा, तो में छा आ रहा है। जैसे मिलेंगे माँ, तो माँ में आ रहा है, कौन क्या आ रहा है? आ रहा है। तो जब जैसे ही आ आवेगा तो कौन सा स्वर होगा? स्वर्ण स्वर होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से जैसे में देखिए, जिसमें का जोड़ का आ, मैंने का में आ, इसमें खा मैंने खा जोड़ आ, जिसमें गा में गा जोड़ आ, तो कौन सा ये हुआ? ये कौन सा हुआ? सब हुआ व्यंजन वर्ण हुआ। ठीक है, इस तरह से होता है। एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी ये पूछता है, कभी कभी क्या पूछता है? एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है तो कुछ लिखा, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? यानी व्यंजन वर्ण की संख्या पूछता है कि कितना है।
तो आप हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। कितना होती है? 33 होती है। ठीक है, जिसमें कितना होता है, कौन कौन होता है? जिसमें का वर्ग, यानी का वर्ग मतलब होता है का जो कखा अगर लिखते हैं ना, का के अंतर्गत में कितना को वर्ण आता है, जिसमें का, खा, गा, घा, अंगा। देखिए क्या हुआ, ये 5 हो गई। ठीक है, इसी प्रकार देखिए चवर्ग में, तो चवर्ग जैसे ही बोलेंगे आपको बोलेंगे डायरेक्ट पीछे आगे आने वाली वीडियो में हमको डायरेक्ट बोलेंगे चवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। ठीक है ना, तो आप लोग समझिएगा इसका मतलब। अभी आप लोग बताते हैं चवर्ग मतलब होता है कि चा के अंदर में कौन कौन सा वर्ण आता है। देखो चा, छा, जा, झा, या आता है। क्या हुआ? ये 5 हुआ। ठीक है ना, तो उसी तरह से इसका पढ़िए। देखिए मैं टवर्ग बोले टा, ठा, डा, धा, ना, तो ये नीचे हुआ, ये भी 5 हो गई। देखिए तवर्ग में ता, था, दा, धा, ना, तो ये भी कितना हुआ? 5 हुआ। पवर्ग में देखते हैं पा, फा, बा, भा, मा, ये भी कितना हुआ? 5 हो गए। देखिए यहाँ से या, रा, ला, वा, तलविशा, मधनेशा, दंती, सहा, ये कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितना हुआ? 8 हुआ। ठीक है ना, तो देखिए तो 5 10 15 20 और 25, 25 और 8 कितना हुआ? 33। तो आप लोग कहें लिखा है कि व्यंजन वर्ण कितने होते हैं मूलतः कितने होते हैं? आप लोग कहिए ना जोड़ करके लिखा है ये पूरा, तो ये पूरा लिखाएं तो सब जोड़ के कितना आएगा? यानी यहाँ पर हो गया 25 हो गया ये, और 8 कौन हो गया? ये, तब 25 और 8 कितना हो गया? 33। ठीक है ना। व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोग आप अपना कॉपी में नोट कीजिए कि व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नोट जल्दी से कीजिए। ठीक है, तो पहला में होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा में है अंतस व्यंजन, तीसरा में है उष्म व्यंजन। आप जल्दी जल्दी से नोट डाउन कॉपी में कीजिए। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन होता है? स्पर्श व्यंजन, अंतस व्यंजन और उष्म व्यंजन। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। आप इसका नोट्स बनाते रहिएगा। आपको दम भी भैया यहाँ से सवाल कैसे पूछता है, मैं आपको वही बताऊंगा। सवाल लेकर आऊँगा, प्रीवियस सवाल जो पूछा है, जो पीछे सवाल जो एग्जामिनर ने पूछा है उसको मैं पूरा डिटेल आपको दूंगा वीडियो। अब बताऊंगा एकदम डिटेल से, एकदम जड़ से, जहाँ से भी क्वेश्चन पूछे वहाँ से बताऊंगा। ठीक है, आप लोग ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब मैं पढ़ रहा हूँ 1 नंबर दे करके। क्या लिखा हुआ है? स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। स्पर्श व्यंजन से बार बार सवाल पूछा जाता है कि स्पर्श व्यंजन क्या किसे कहते हैं, या निम्नलिखित में से कौन सा है, उसके बारे में देखिए। वैसे व्यंजन जो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। तो आप लोग सरल भाषा में समझिए। स्पर्श मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि स्पर्श मतलब होता है कि सटना, यानी किसी को मतलब सटने से, यानी सटने से जो आवाज़ निकलता है ना, उसी को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे में कंठ हुआ, जैसे में तालु हुआ, मूर्धा हुआ, दंत हुआ, ओष्ठ हुआ, ये कुछ परस्पर आपस में कुछ सटते हैं और जो इससे आवाज़ निकलता है ना, तो वही हुआ स्पर्श उसमें व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है ना, तो देखिए आप जैसे में आपको दिया गया है स्पर्श व्यंजन, आपको बता दिया था पिछली वीडियो में कि 25 होता है, सब मिलाकर आपको बताया था कि 25 होता है। तो कैसे कैसे 25 होता है, तो आप इसका डिटेल देखिए। जैसे यहाँ पर का वर्ग, यानी का वर्ग, यानी का जितना वर्ग, यानी का में जितना आता है ना, का, खा, गा, घा, अंगा, तो वही होता है। वो कितना होता है? 5 होता है। जिसमें चवर्ग चा, छा, जा, झा, या। फिर टवर्ग का टा, ठा, डा, ढा, ना। टवर्ग में देखिए ता, था, दा, धा, ना। पा में देखिए पवर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। आप ले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बाद बताता हूँ डिटेल इसका। ठीक है, जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी, देरी मत कीजिए। ठीक है ना, तो आपको देखिए आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। आपको एकदम सिखा रहा हूँ एकदम जल्दी से देखिए। यहाँ पर देखिए कवर्ग है ना, ये कवर्ग को हम यहाँ पर लिखे हैं कंठ से। जितना भी हम बोलेंगे, जैसे बोलेंगे का, जैसे बोलेंगे खा, गा, घा, अंगा, क्या निकला? देखिए कंठ है ना, ये कंठ, ये देख रहा है ना, ये वाला यहाँ पे।
तो यही कंठ से ये आवाज़ निकल रहा है, देखिए सीधा नहीं कर रहा है, कहाँ से निकल रहा है, सीधा ये आवाज़ निकल रहा है, ये सीधा आवाज़ निकलता है कंठ से। तो कोची आता है, इसमें कौन कौन आएगा, एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवर्ग है, यानी पूछेगा कि का उच्चारण किससे होता है, खा का उच्चारण किससे होता है, गा का उच्चारण किससे होता है, घा का उच्चारण किससे होता है, अंगा का उच्चारण किससे होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जितना काखा आएगा में आवेगा ये सब, ठीक है ना, ये सब जो आवेगा तो किसका उच्चारण होगा, कंठ से, ठीक है ना। फिर देखिए चा से, देखिए चा का देखिए चा का उच्चारण किससे होते हैं, चा छा जा झा या, इसको बोलते हैं तालु। कैसे होता है, अब तालु, तो आप लोग समझिए कि तालु क्या होता है, ठीक है ना। तो तालु होता है जो देख रहे हैं जीभ, एक जीभ देख रहे हैं ना, ये जीभ का जो ऊपर वाला हिस्सा देखिए, यानी जीभ का जो कवर है ना ऊपर वाला, वो देखिए ध्यान से देखिए, आप लोग वीडियो में देखते रहिए, आप लोग भुलाइएगा नहीं, जिंदगी भर नहीं भुलाइएगा, आप लोग वीडियो को देखिए ध्यान से। देखिए हम ऐसे फाड़ रहे हैं, देखिए ये हुआ जीभ हुआ, जीभ का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना तलवा, जो जीभ का झाँकता है, जो देखिए जीभ का कवर ऐसे लगा हुआ है, देखिए है ना, ये इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तालु बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, तालु। तो इसको कुछ होता है, इसको चवर्ग उसको बोलते हैं, कुछ बोलते हैं चवर्ग का उच्चारण, यानी चा जिसको चवर्ग में होता है, जिसमें भी चा छा जा झा या, ठीक है ना, ये कुछ होता है तालु से इसका उच्चारण किया जाता है, ठीक है। आगे समझिए टवर्ग का। अब टवर्ग का उच्चारण कैसे करेंगे, ये देखिए लिखा हुआ है उच्चारण किससे करेंगे, किसका कैसे उच्चारण किया जाता है। टवर्ग का देखिए टा ठा डा ढा ना, इसको उच्चारण किससे किया जाता है, मूर्धा। तो आप लोग ध्यान से समझिए, मुर्दा नहीं, क्या लिखा हुआ है, मूर्धा। तो आप लोग ध्यान देखिए दीजिएगा, यहाँ से ना मूर्धा पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, कैसे लिखा हुआ है, मूर्धा, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा मूर्धा कहाँ पे होता है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, हमारे यहाँ फेस के देखिए, ध्यान दीजिए जल्दी देखिए, यहाँ पे ये तो होगा, ये देखिए देख रहे हैं ना, ये दांत, जो यहाँ पर अभी जो जीभ का ढाका उसको तालु है ना, और तालु का बगल में, यानी कहने का मतलब दांत का ये मसूड़ा, देख रहे हैं ना मसूड़ा, ये तो ये मसूड़ा का जो पिछला भाग है ना, पिछला मसूड़ा ये वाला यहाँ पर उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मूर्धा बोलते हैं, मुर्दा नहीं बोलते हैं, मूर्धा बोलते हैं। दांत का ये मसूड़ा का पिछला भाग उससे बोलते हैं मूर्धा। तो आप लोग इसका देखिएगा, देखिए बोल के देखिए, टा ठा डा ढा ना, यानी उसका उच्चारण किससे हुआ, मूर्धा से हुआ। आप लोग लास्ट में बता दो कैसे याद करना है जो, ठीक है, पहले आप समझिए कि किसको क्या बोलते हैं, तब ना आप समझिएगा लास्ट में। चलिए ठीक है, टवर्ग का, टवर्ग मतलब टा मतलब ता वाला, वर्ग मतलब जो इसमें जो उसका समूह है, ठीक है ना। तो देखिए ता था दा धा ना, अब बोलिए दा धा ना, यानी दंत से इसका उच्चारण किससे होता है, दंत से, यानी दांत से, कैसे होता है, इसका दंत से होता है। अब देखिए पवर्ग में आइए, तो पवर्ग का उच्चारण किससे होता है, पवर्ग, यानी जैसे में पा फा वा भा मा। तो देखिए उसका उच्चारण कुछ होता है ओठ से, ओठ मतलब वहाँ ये है ना ओठ, ये इससे उच्चारण होता है। नहीं विश्वास है तो आप लोग देखिए हम बोलते हैं, आप लोग साथ साथ बोलिएगा, आप लोग क्या कीजिएगा, साथ साथ बोलिए आप भी, ठीक है ना। तो आपको जब यहीं पर इसी वीडियो में आपको याद भी करवा दूंगा, आपसे एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम बोलेंगे आप लोग वैसे याद भी कीजिएगा, और नोट जल्दी कीजिए, तो जरा फटाफट कर रहे हैं ना नोट, कर रहे हैं ना नोट, हाँ जल्दी कीजिए, एकदम देरी मत कीजिए एकदम, ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक है, आपको नोट हो गया होगा, ठीक है, कॉपी में आप लोग कर लिए होंगे। चलिए ठीक है, जैसे जैसे मैं बोलूँगा वैसे वैसे आप लोग भी साथ साथ बोलिए, तो आपको याद भी होगा और इसका प्रैक्टिस होगा, ताकि आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन छूटेगा यहाँ से नहीं, ज़बरदस्त तरीके से होगा तैयारी। अब देखिए कवर्ग, मैं भी बोल रहा हूँ साथ साथ आप भी बोलिए, जैसे हम बोल रहे हैं का, देखिएगा आवाज़ कहाँ से निकल रहा है, जिसमें का कहाँ से निकल रहा है आवाज़, कंठ से डायरेक्ट सीधा एकदम सीधा आवाज़ आ रहा है आगे, खा गा घा अंगा, देख रहे हैं ना, कोई एकदम कंठ से डायरेक्ट आवाज़ निकल रहा। अब देखिए तालु, अब देखिए यहाँ पर चवर्ग का जो कोई चा सजा वाला वो कैसे होता है, ये आप समझिएगा कैसे कि चा वाला कैसे बोलेंगे, ये भुला जाइएगा ना, तो देखिए आप नहीं भुलाइएगा। उसके बाद देखिए हम क्या बोले, तालु, आप याद रखिएगा तालु किसको बोलते हैं, जो जीभ का जो कवर लगा हुआ रहता है ऊपर वाला, जो सटता है जीभ बार बार उसमें, उसी को बोलते हैं तालु, ठीक है ना। कभी कभी देखे होंगे बचपन में, कभी कभी चाय वही पीते या दूध पीते हैं ना, देखते हैं कि ऊपर वाला तलवा जल जाता है ना, तो उसको देखने बार बार जीभ से चाटते हैं कि ना, चाटे होंगे आप लोग, हम भी चाटते थे, ठीक है, हम भी ऐसे करते थे, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, आप लोग अथी नहीं कीजिए, दाम बिल्कुल समझ में आएगा। दाम देखिए तालु वाला आपको देखिए गजब तरीका से समझा देता हूँ, तो वही देखिए। अब बोलिए चा
अब देखिए ध्यान दीजिए तो बोल रहे हैं चा, देख रहे हैं सट रहा है ना ऊपर, यानी और उसके बाद बोली तो छा, देखिए बार बार सट रहा है। यानी हम लोग कभी कभी चाय पीते हैं ना दूध तो देखने कहते हैं सटता है, बार बार चाटते रहते हैं, ऐसे ऐसे चाटते हैं ना, तो कुछ तो चाटते हैं, यही तालु कहीं चाटते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो देखिए आप बोलिए तो चा, छा, जा, झा, ञा, देख रहा है ना सब कुछ बार बार सट रहा है। तो किस में सट रहा है? तालु में जाकर सट रहा, ठीक है। आप मुर्दा में देखिए, तो देखिए मुर्दा, मुर्दा नहीं मुर्धा, ठीक है ना। देखिए टवर्क, टा, देखिए बोलिए टा को, टा, ठा, देख रहे हैं ना बार बार, देखना जीभ देखिए उलट रहा है, देखिए जीभ, देखिए टा, देखिए बोल रहे हैं टा, देखिए देखिए जीभ है ना, देखिए देखिए ऊपर से उलटेगा, उलट के जाके यहाँ सटता है, ठीक है ना। तब देखिए देखिए टा, ठा, डा, ढा, ना, समझ गया ना। चलिए ठीक है, आपको याद हो गया होगा, बहुत अच्छा तरीके से याद होगा। देखिए तवर्ग में देखिए, हम ध्यान से देखिएगा, हम ध्यान से देखिए, हम इसको देखो तवर्ग को याद कराता हूँ। तवर्ग देखिए ता, देख रहे हैं दांत, दंत मतलब देखिए दांत से बार बार देखिएगा, दांतवा देखिए, देख रहे हैं दांतवा, ये देख रहे हैं दांत, देख रहे हैं ना, देखिए दांत बाद दांत है ना, ये देखिए बार बार देखो मुझे बोलेंगे, देखिए बार बार दांतवा उसको चापेगा, जैसे चापेगा ना समझिएगा जी दंतवा से बोला जाता है, ठीक है ना। देखिए बार बार देखिए चाटता है, देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो अब जल्दी से यहाँ ध्यान दीजिए, बोलिए ता, था, दा, धा, ना, देख रहे हैं ना बार बार चाट रहा, आपको चाट रहा है? जल्दी कमेंट करके जल्दी बताइए तो जरा चाट रहा है कि नहीं, जल्दी से, अब जल्दी से कमेंट कीजिए, अब बताइए कि आपको भी दांत चाप रहा है कि नहीं, जैसे दादा बोल रहे हैं जैसे, जल्दी से दाम जल्दी से कमेंट कीजिए तो, ठीक है। अब देखिए पवर्ग के देखिए, पवर्ग में देखिए वो जो होता है इसका उच्चारण कैसे होता है? ओठ से, देखिएगा बोलिएगा, ओठवा से बोलिएगा ना बार बार, कैसे बोलिएगा? ओठ से बोलिएगा ना, तो ध्यान से देखिए, जैसे बोलिए पा, देखिए बार बार देखिए मुंह में देखिए बंद हो जाएगा, देखिए सड़ जाएगा, यानी दोनों ओठ के मिलाकर के उसको बोला जा रहा है। देखिए फा, आप लोग भी बोलिए ना, आप लोग देखिए बोल के जल्दी फटाफट, देखिए बोलिए बा, भा, मा, देख रहे हैं ना। चलिए ठीक है, आप लोग भी देख चुके होंगे, उसके बाद देखिए ध्यान से, ठीक है। आप लोग भी जल्दी इसका प्रैक्टिस करते रहिए और उसका आप देखिए फटाफट, नोट आपको कर लिए होंगे ना, मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, जब ज़बरदस्त तरीका से हम पढ़ना हिंदी ग्रामर, ठीक है। अब देखिए दूसरा में आ गया कुछ उसमें व्यंजन, अंतस व्यंजन, क्या हुआ दूसरा नंबर में? अंतस व्यंजन। तो अंतस व्यंजन किसे कहते हैं वो भी समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, लिखा हुआ अंतस व्यंजन किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, वैसा व्यंजन जिनका उच्चारण, किनका? वैसा व्यंजन जिनका उच्चारण, उच्चारण मैंने बोलना, ठीक है ना, उच्चारण जीभ, जीभ देख रहे हैं, जीभ पता होगा आपको, जीभ, तालु, तालु भी आपको पता होगा, तालु, दांत, दांत भी आपको बता दिए, ओठ के परस्पर सटने से होता है, यानी कहने का मतलब है कि परस्पर मतलब होता है एक दूसरे से क्या होता है? सटने से होता है। यानी वैसा व्यंजन जिनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत, ओठ के परस्पर सटने से होता है, यानी जो सटता है एक दूसरे से, सटने से होता है, उसे अंतस व्यंजन कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, जैसे में समझिए क्या क्या होता है, सटने से होगा। जैसे में देखिए या, रा, ला, वा। अब देखिए या का उच्चारण किससे होता है? आप लोग ध्यान से देखिएगा, या का उच्चारण किससे होता है? आप लोग कमेंट कीजिए थोड़ा सा, ठीक है ना, ठीक है। आप लोग जल्दी से समझ गए होंगे। तो बता रहे हैं दोस्तों आपको कि वीडियो देखिए लंबा होने वाला है, तो आप लोग धैर्यपूर्वक आप लोग वीडियो को देखिए, आपको समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। तो आप लोग चलते हैं, देखिए या का उच्चारण किससे होता है, आपको बता रहे हैं या का उच्चारण किससे होता है। देखिए या का उच्चारण होता है तालव्य से, यानी तालु से। किससे होता है या का उच्चारण? तालु। देखिए बोलिए आप लोग या, देखिए जैसे या बोलिएगा ना, देखिए जीभ जाकर कौन सटेगा? ऊपर जाकर तालु में जाकर सटेगा। देखिए या का उच्चारण हो गया, जिसमें रा का उच्चारण, देखिए रा का उच्चारण, रा बोलिए, बोलिए रा, 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 देखिए रा देख बोल रहा है ना, रा देखिए जाकर सटेगा कहाँ? मसूला, देखिए सटेगा कौन सटेगा? मसूला तो जाकर सटेगा, यानी कह रहा है ना कि मसूला के पिछले भाग में, आगे नहीं सटेगा जीभ, कहाँ सटेगा? मसूला के पिछले भाग में जाकर सटेगा, तो इसे को बोलते हैं मूर्धा, ठीक है ना। अब देखिए ला का उच्चारण, ला का उच्चारण होता है दंत से। देखिए ला बोलिए, ला, देखिए ला जैसे, ला जैसे बोलिए, तो आप लोग भी बोलिए जल्दी से, ला बोल रहा है ना, ला बोलिए, ला। देखिए देख रहे हैं ना कि दांतवा से चाप रहा है ना, दांतवा से चाप रहा है ना, तो वही आपको बोल रहा है, ये दांतवा से चापेगा
तो दंत से जो ओटवा से एकदम मुँह जब चुप हो जाएगा, एकदम सड़ जाएगा ओट, तो ओट से जब कंठ से निकलेगा तो कंठ से देखिए जीभिया सटेगा ऊपरे तो तालू से, जैसे देखिएगा ना जैसे सटेगा अथिया मूर्धा जो मसूड़ा भी सटेगा जीव, तो ये होगा मूर्धा से होगा। तो आप लोग बेशक तो आप तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छा से याद कर लिए होंगे। अब देखिए एक तो देखिए VVI इसको कर लीजिए आप लोग, इसका VVI आप लोग ये प्रश्न को कर लीजिए, क्योंकि यह बार बार एग्जाम में कोई भी एग्जाम हो यहाँ से ये सवाल पूछता है कि वाक का उच्चारण किससे होता है। तो देखिए वाक का उच्चारण दांत जोड़ ओठ, यानी कहने का मतलब है दांत से ओठ से, यानी दोनों से उच्चारण किया जाता है, दोनों को मिलाकर उच्चारण किया जाता है, किसका वाक का उच्चारण किया जाता है। तो आप लोग उसको VVI कर लीजिए, ठीक है। आपको मैं चलता हूँ, अब आप लोग देखिए इसको समझा देता हूँ आपको। देखिए बोलिए तो वाह, देखिए बोलिए वाह, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से एकदम गौर कीजिएगा। पहले वाह देखिए जैसे दांत से भी चताता है, और देखिए वाह से यानी वाह हमारा चेहरा का देखिए वाह, देखिए दांत से हल्का चता रहा है और मुंह से भी चता रहा है, ठीक है ना। तो वो दंत जोड़ ओठ से होता है, ठीक है ना। तो ठीक है चलते हैं तीसरे ऊष्म व्यंजन की ओर। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग ऊष्म व्यंजन से समझिए, ठीक है। वैसे व्यंजन जिनका उच्चारण एक प्रकार की क्या चीज, एक प्रकार की रगड़ या घर्षण, क्या बोल रहे हैं, रगड़ मैंने रगड़ने, यानी रगड़ से या घर्षण से उत्पन्न उष्ण वायु से होता है। उत्पन्न उष्ण वायु यानी गर्म हवा से होता है, इसे क्या कहते हैं, उष्ण व्यंजन कहते हैं। तो अब बताइए, आप ही लोग बताइए, कोई चीज एक दूसरा में रगड़ खाएगा तो गर्म होगा कि नहीं। तो जब गर्म होगा तो हवा भी गर्म होगा। वहाँ पर के देखिए इसमें ये हाथ है, तो ये देखिए रगड़ रहे है ना, तो रगड़ रहे हैं तो देखिए गर्म हुआ। यहाँ पर जितना हवा रहेगा तो वही तो गर्म हुआ कि नहीं, तो वही समझ रहे हैं। तो वैसे व्यंजन जिनका उच्चारण एक प्रकार के रगड़ या घर्षण से उत्पन्न उष्ण वायु से होता है। उष्ण वायु मतलब गर्म हवा से होता है, उसे क्या कहते हैं, उष्ण व्यंजन कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। जैसे में कोची कोची होता है वो भी समझ लिए, जैसे में एग्जाम्पल में भी दे दिए, तलाबिशा, मूर्धनिशा, दंतिशा है, तो समझ रहे ना। तो देखिए तालाबिशा यानी तालु से होता है। तालु तो आप बिल्कुल तरह से समझ गए होंगे तालु किसे कहते हैं। जैसे मूर्धनिशा आप लोग जानते होंगे, आप लोग बता दिए थे, ठीक है। और दंतिशा यानी दांत से होता है, ठीक है। वो हा, ठीक है ना, हा यानी डायरेक्ट कच होता है, कंठ से होता है। तो अल्प प्राण किसे कहते हैं, तो वैसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में थोड़ा परिश्रम करना पड़े, क्या करना पड़े, थोड़ा परिश्रम करना पड़े, तथा हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न न हो, क्या हो, ध्वनि उत्पन्न न हो। यानी वैसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में थोड़ा परिश्रम करना पड़े, यानी थोड़ा मतलब मेहनत करना पड़े, और जिसमें हकार जैसी जो हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न क्या हो, ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। जैसे में कि हम कैसे समझेंगे किसे अल्प प्राण कहते हैं, आप लोग यही सवाल हो सकता है ना। तो आप लोग इसको एकदम ध्यान से इसको पढ़िएगा, एकदम गौर कीजिए, गौर फरमाइए। अगर कॉपी पेन लेकर के उसको बैठिएगा और आपको देखिएगा, कॉपी में नोट करते रहिए कि अल्प प्राण, एकदम आज के बाद कहीं भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। अल्प प्राण यानी प्रत्येक वर्ग का, क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक वर्ग का, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। यानी कहने का मतलब है कि ये 5 गो वर्ग होता है। तो पढ़ाए थे ना, कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ठीक है ना। तो इसमें से क्या लेना है, पहला लेना है, तीसरा लेना है और क्या लेना है, पांचवा लेना है। यानी कहने का मतलब पहला, तीसरा यानी पांचवा। यानी कहने का मतलब है कि अल्प प्राण जिसमें थोड़ा जान लगता है, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, उसी को क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। जैसे में देखिए पहला, तीसरा, पांचवा में देखिए पहला में हो गया का, तीसरा में क्या हो गया गा, पांचवा में क्या हो गया अंगा। इसी के देखिए चवर्ग में देखिएगा, पहला में चा, तीसरा में जा और पांचवा में या। इसी प्रकार से देखिए ट, ड, न, फिर देखिए तवर्ग में देखिए त, द और न, पवर्ग में देखिए प, ब और म। अब जल्दी जल्दी आप लोग नोट कीजिए, फटाफट कॉपी में जल्दी से नोट कीजिए, ठीक है। तो यही पूछता है एग्जाम में, देखिए सवाल को पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा अल्प प्राण है। तो आपको ये ऑप्शन में रहेगा, पहला ऑप्शन में रहेगा द, फिर तीसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन में रहेगा मान लीजिए छ, तीसरा और चौथा ऑप्शन में रहेगा नन ऑफ दीज। ऐसी तरह से सवाल पूछ सकता है, ठीक है ना। तो किस 2-3 को ये वाला मिला देगा और एक ये वाला दे देगा,
तो सवाल कैसे भी बन सकता है, जानवर पूछता है तो मैं आपको इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाऊंगा, सवाल लाऊंगा ना, तो आप लोग उसमें देख लीजिएगा और उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि वो ये जो जितना भी हम सवाल लाऊंगा वो एक भी एग्जाम से बाहर नहीं पूछने वाला है। ठीक है, एग्जामिनर उतना तक पूछ ही नहीं सकता, ज़्यादा बता दूंगा आपको। ठीक है, उतना तक पूछता है लेवल तक, ज़्यादा उतना नहीं पूछता है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। और ये देखिए महाप्राण किसे कहते हैं, महाप्राण, महाप्राण किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो महाप्राण किसे कहते हैं, तो आप लोग देखिए वैसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में अधिक परिश्रम करना पड़े, क्या करना पड़े, अधिक परिश्रम करना पड़े, जिसमें हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न हो, किसे हो, इसमें हकार जैसी ध्वनि क्या हो, उत्पन्न हो, उसे क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए इसमें कैसे पहचानेंगे कि महाप्राण है, ये पहचानने का नियम कैसे है, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा क्या लेना है, प्रत्येक वर्ग का क्या लेना है, दूसरा और चौथा। तो देखिए प्रत्येक वर्ग का, देखिए प्रत्येक वर्ग में क्या वर्ग में लेते हैं, खा, और चौथा में देखिए घा, देखिए तो चवर्ग में लेते हैं छा, और चौथा में देखिए झा, और इसमें देखिए टवर्ग में देखिए तो डा, और ये चौथा में ढा। फिर देखिए यहाँ पर ये देखिए तवर्ग में था और चौथा में धा, और पवर्ग में देखिए फा और चौथा में भा। ठीक है, तो आप लोग ये समझ गए होंगे। ठीक है, ये आप लोग इसका अगर कॉपी में अगर नोट डाउन कर लिए तो बहुत अच्छा, अगर नहीं किए हैं, आपको टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप लोग अभी वीडियो का मैं स्टार्ट हो जाता हूं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ठीक है, ठीक है, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ठीक है, मैं चलता हूँ घोष वर्ण की ओर। ठीक है, वीडियो को आप लास्ट तक वॉच कीजिएगा, वीडियो में मैं आपको बताऊँगा लास्ट तक। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा, वीडियो को धैर्यपूर्वक देखिएगा। अब देखिए घोष वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है ना, ये भी आपका एग्जाम में पूछता है, और इसका एग्जाम्पल पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। ठीक है ना, तो पहले आप समझिए घोष वर्ण किसे कहते हैं, आप लोग कॉपी जल्दी जल्दी नोट कीजिएगा। ठीक है ना, तो लिखा हुआ वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर ग्रंथियाँ झंकृत होती है, क्या होती है, स्वर्ण ग्रंथियाँ जो बोलते हैं ना, वो क्या ग्रंथि क्या होती है, झंकृत होती है, झंझनाहट जैसा होता है, झंकृत होती है, उसे कौन सा वर्ण बोलते हैं, घोष वर्ण कहते हैं। ठीक है ना, तो इसका जैसे में एग्जाम्पल समझिए कि क्या क्या होता है घोष वर्ण, आप लोग एग्जाम्पल जल्दी समझिएगा, इसका एग्जाम्पल हम नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो अब देखिए इसका प्रत्येक वर्ग का, क्या बोले, प्रत्येक वर्ग का, तो आप लोग पिछली वीडियो में बता चुका हूँ वर्ग क्या होता है, प्रत्येक वर्ग मतलब। ठीक है ना, तो आप लोग हमारा वीडियो को नहीं देखें तो पिछले वीडियो में जाकर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो आप लोग उसको समझ लीजिएगा। तो क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी कहने का मतलब है कि तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कहने का मतलब क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है ना, तो ये हो गया प्रत्येक वर्ग का। ठीक है ना, और इसमें सभी स्वर मतलब हुआ आ ई, जितना है देखिए आ ई दम या अन तक। ठीक है ना, उसका बाद देखिए अंतस व्यंजन, क्या उसमें, अंतस व्यंजन। ठीक है ना, तो अंतस व्यंजन आपको इसके बारे में आपको जानना है तो हमारा पिछला वीडियो आपको जाकर देख लीजिएगा। ठीक है ना, अंतस व्यंजन में क्या क्या होता है, या रा ला वा, ये सब क्या में आता है, सब घोष वर्ण के अंतर्गत आता है, ये घोष वर्ण कहलाता है। तो ये आपका एग्जाम पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है, तो आपको अगर कोई भी एग्जाम में, अगर आप 10 में एग्जाम में अगर दीजिएगा बैठिएगा तो उसमें भी पूछता है, 12th में भी पूछता है, या कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं उसमें भी आपको यहाँ से सवाल देखने के लिए मिलता है। ठीक है ना, तो आप लोग वीडियो को धैर्यपूर्वक देखिए। अब देखिए आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग समझ में आया होगा। ठीक है ना, अब देखिए अघोष वर्ण क्या कहते हैं, अघोष वर्ण किसे कहते हैं, तो वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में, वैसे वर्ण क्या, जिनके उच्चारण में स्वर ग्रंथि झंकृत नहीं होती है, यानी हमारे जो ग्रंथि झंकृत नहीं होता है, उसे कौन सा वर्ण बोलते हैं, अघोष वर्ण कहा जाता है। समझ गया ना, अघोष वर्ण कहा जाता है, जिसमें प्रत्येक वर्ग का पहला एवं दूसरा, कितना कितना, पहला एवं दूसरा, घोष वर्ण में क्या पढ़े, तीसरा और कुछ पढ़े, चौथा और क्या पढ़े, पांचवा। लेकिन अघोष वर्ण में अघोष, यानी इसमें पहला और दूसरा। ठीक है ना, देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, देखिए पहला दूसरा, का, खा, फिर देखिए चा, छा, पहला दूसरा हुआ, प्रत्येक वर्ग का टा, टा, ठा, फिर देखिए ता, दा हो गया,
और फिर देखिए प और फ हो गया ना। अब देखिए एक ये अपवाद में पूछता है, तो आप लोग इसे वीवीआई कर लीजिए। तो ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है, घोष वर्ण है, अघोष वर्ण है, इसका कुछ भी कैसे सवाल पूछता है तो मैं आपको बताऊंगा पीडीएफ के माध्यम से आपको मैं इसका आने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को देखिएगा धैर्यपूर्वक किस तरह से इसमें सवाल पूछा है, किस तरह से एग्जामिनर ने क्वेश्चन सेट करता है। तो आप लोग ठीक है, आप थ्योरी पढ़ लिए तो आप लोग इसका जानना चाहिए ना कि कैसे सवाल एग्जाम पूछ रहा है, किस तरह से सवाल बन रहा है। तो आप लोग थ्योरी तो आप लोग धैर्यपूर्वक थ्योरी देखिएगा, इससे एक भी इससे सवाल बाहर इससे नहीं पूछने वाला है। तो ठीक है ना। तो आप लोग इसका हम ऑब्जेक्टिव हम करवाऊंगा बेहतर तरीका से, आप लोग इसको जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे ही चलते हैं। देखिए ये अपवाद में क्या है, हाँ यही पूछता है। अघोष वर्ण में क्या होता है, ये अपवाद में हाँ रहता है, ये हाँ पूछता है। ठीक है ना। तो देखिए और एग्जाम में कुछ अलग से सवाल पूछता जाता है, तो उसको भी मैं बता देता हूँ ये। ठीक है ना। देखिए ये कौन हुआ, सरा हो गया। कौन वाला, श्री वाला सा लगता है ना, वो सरा। तो सरा का मतलब वो बनता कैसे है, वो भी एग्जाम में कभी कभी पूछता है। सरा का देखिए सा चुल रहा, ये सा है ना, ये तालाबी सा यानी छोटका सा, यानी कहने का मतलब ये किसी भी अक्षर में अगर ये हलांत ला जाता है तो क्या अपने आप में क्या होता है, ये आधा होता है। तो ये आधा सा है यानी सा जोड़ रा यानी सरा। अच्छा यानी कुछ है का जोड़ सा, देख रहे हैं ना। जैसे में तरा ता जोड़ रा, फिर ज्ञा तो जार जोड़ या, इसको आप वीवीआई कर लीजिए। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इसको आप नोट डाउन करिएगा एकदम कॉपी में, सब एकदम नोट डाउन करते रहिए कॉपी में। ठीक है ना। इसी प्रकार से ये देखिए तालाबी यानी तालाब यानी कंठ तालाबी, यानी कंठ तालाब से क्या बोला जाता है, ये भी पूछता है। तो देखिए आपको लिखवा दिए हैं, यानी ए और आई। ठीक है, फिर लिखा हुआ है कंठ ओष्ठ। ठीक है, तो कंठ और ओष्ठ से मिलाकर हो जाता है। ठीक है ना, कंठ ओष्ठ। ओ और आओ, क्या बोलेंगे, ओ और आओ। ठीक है, और फिर बोलेंगे कंठोष्ठ, हो गया दांतोष्ठ। क्या हो गया, ये दांतोष्ठ। दांतोष्ठ से बोलेंगे वाह। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, वाह। ठीक है ना। तो ये देखिए वीवीआई सवाल है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ये आपको लिख दिया हूँ। तो ठीक है, हमारा वीडियो देखने के लिए कि आप दोस्तों हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो हमारा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना। और अगर इस चैनल पर आप नए आए हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर देना, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इससे बेहद 10 क्लास का तैयारी और 12 क्लास का तैयारी भी कराया जाता है, और अन्य कॉम्पिटिशन का भी तैयारी इसमें कराया जाएगा आने वाले समय में। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। जय हिंद।